स्टूडेंट्स, आज का हमारा तीसरा पार्ट साइंस वन में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस पार्ट में देखिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और जो रासायनिक समीकरण होता है उसे संतुलित कैसे किया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए 8वीं में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था, जस्ट थोड़ा नॉर्मल बताया था कि समीकरण को मतलब कैसे लिखते हैं, आगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमको इस यहाँ पे सीख लेना है। देखिए सबसे पहले देखिए होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में देखिए अभी यहाँ पे एक परिवर्तन आपको ध्यान में रखना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों को मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है पता है कि जो टेम्परेरी होता है, मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है, भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होगा, कुछ समय के लिए। अपनी भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, वैज्ञानिक भाषा में अलग है। भौतिक परिवर्तन मतलब जो क्या होता है, कुछ समय के लिए बदलाव होता है, यानी कि वो फिर से उसी अवस्था में जैसे उसकी मूल अवस्था है वो मूल अवस्था में आ जाता है। उदाहरण के लिए देखिए बर्फ़ का रूपांतर पानी में। ठीक है, तो बर्फ़ का रूपांतर पानी में होता है ना, भौतिक परिवर्तन है, तो पानी का फिर से बर्फ़ बन सकता है, बराबर। और रासायनिक परिवर्तन मतलब जो होता है हमेशा के लिए बदलाव होता है, थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए बदलाव होता है। उदाहरण देखिए भोजन का पकना। अभी भोजन एक बार पक गया सो पक गया, फिर उसको कच्चा आम नहीं ला सकते। आम पक गया सो पक गया, फिर उसको कच्चा नहीं बना सकते, फिर नया वाला आम ही कच्चा बन सकता है। तो ध्यान में रखना है, भौतिक परिवर्तन मतलब जो बदलाव कुछ समय के लिए होते हैं, जो वो मूल अवस्था में फिर से हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो हमेशा के लिए बदलाव होते हैं, जिसमें हम उसकी मूल अवस्था में हम लोग उससे प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये ऐसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको विज्ञान में पढ़ने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तो आपको नहीं है, 25% के हिसाब से वो कट किया गया है। देखिए तापमान दाब जैसे परिमाप में परिवर्तन होने पर भौतिक परिवर्तन होता है। देखिए तापमान और दाब में अगर मान लो परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन होता है। टिक करेंगे आप लोग उसे। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा ये रहेगी कि तापमान और दाब में जिस वहाँ पे परिणाम होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अनेक बार भौतिक परिवर्तन यह देखिए प्रत्यावर्ती होता है। प्रत्यावर्ती मतलब बार बार वही होता है, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी। ठीक है, तो ये होता रहता है। भौतिक परिवर्तन में देखिए द्रव्य का संघनन जैसा है वैसा रहता है। उदाहरण देखिए बर्फ़ को गर्म करने पर उसका रूपांतर पानी में होता है और पानी को ठंडा करने पर उसका रूपांतर फिर से बर्फ़ में हो सकता है। बर्फ़ का पानी और पानी का फिर से बर्फ़ में, यानी कि उसका द्रव का संघटन जो होता है ना, वो जैसे का वैसे रहेगा। पानी का बर्फ़, बर्फ़ का पानी, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, ये वहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई देगा। फिर रासायनिक परिवर्तन में देखिए क्या होता है, इसके विपरीत यदि प्रक्रिया में द्रव का संगठन अगर बदलता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो जहाँ पे द्रव्य का संगठन क्या हो गया है, चेंज हो गया है, बदल गया है, तो उसे जो है हम क्या कहेंगे, देखिए रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए जब कोई प्रक्रिया या घटना रासायनिक परिवर्तन है ऐसा हम कहते हैं, तब संबंधित द्रव्य में कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों को देखिए हम लोग अभिकारक या अभिकारी पदार्थ कहते हैं। इसके विपरीत रासायनिक पदार्थ बनता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। उदाहरण देखिए कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। इस प्रक्रिया में कोयला हवा की ऑक्सीजन के साथ में संयोग करता है, इसलिए कोयला व ऑक्सीजन ये अभिक्रियाकारक है और तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए देखिए समीकरण भी वहाँ पे लिखा जाता है। अभी देखिए यहाँ पे इतना सारा चीज़ें वहाँ पे देखिए दिया गया है, इनको भी देखिए हमें क्या कर लेना है, समझ लेना है। ये जो देखिए अलग अलग तरह से वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से लिखा जाता है वो वहाँ पे बताया गया है, तो उसको हम देखिए समझ लेते हैं। तो आपको समझ लेना है कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है अभिकारक। अभी रासायनिक समीकरण मतलब देखिए ये वाला, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है CuSO4 + Zn बराबर ZnSO4 + Cu। ध्यान में रखना है समीकरण लिखते समय, मतलब पहले तो देखिए शाब्दिक समीकरण, ये देखिए वहाँ पे लिखा गया है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्लस जस्ते का चूर्ण, फिर आगे जिंक सल्फेट का जलीय विलयन प्लस तांबा। तो ये शब्दों में दिया गया है, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, जो संकेत के हिसाब से, तत्व यौगिक के हिसाब से आपको लिखना रहेगा। तो जैसे वहाँ पे CuSO4 + Zn, ध्यान में रखना है जो बीच में तीर होता है
तीर के लेफ्ट साइड में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये CuSO4 + Zn, ये अभिकारक बोलते हैं जिसे। अभिकारक मतलब जिनको जोड़ा जाता है। तीर के लेफ्ट साइड में जो होता है ना, उसे हम कहेंगे अभिकारक, और अभिकारक को जोड़ने के लिए दोनों के बीच में प्लस ये जोड़ा मतलब सिंबल रखा जाता है। और तीर के राइट साइड में जो आपको दिखाई देंगे ZnSO+ + Cu, तो ये उसे क्या कहा जाता है पता है? उत्पाद। क्या कहा जाता है उसे? उत्पाद कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, तीर के लेफ्ट साइड में जो होता है वो अभिकारक होता है, और तीर के राइट साइड में जो होता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। तो इसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण, जो शब्दों में दिया जाता है, जिसे आपको संकेत के हिसाब से आपको लिखना होता है। इसलिए मैंने पहले आपको बताया था कि आपको जो है 20 तक तत्व याद कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैंने बताया यहाँ पे वही आपको बताया गया है। तो देखिए होता क्या है कि पदार्थ को देखिए, यदि पदार्थ गैस वाला है, द्रव वाला है, ठोस वाला है, तो उसको देखिए संकेत द्वारा कैसे दर्शाते। अगर मान लो कोई पदार्थ गैस वाला है ना, तो उसको G द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान रखना है कि तत्वों में अगर पदार्थ कोई गैस वाला है ना, तो उसको क्या रखेंगे? मतलब G के हिसाब से पहचानेंगे। अगर कोई द्रव वाला है पानी के जैसा, तो उसे यल यानी कि लिक्विड वाला होता है। और यस मतलब जिसको हम बोलते हैं सॉलिड मतलब जो ठोस अवस्था वाला होता है। तो ये कोष्टक में देखिए अक्षर लिखा के वहाँ पे पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। G का मतलब गैस वाला पदार्थ, यल का मतलब लिक्विड वाला पदार्थ, और यस वाला मीन्स ठोस वाला पदार्थ, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। और गैस के स्थान पर देखिए जो ऊपर तीर दर्शाया गया है ना, तो ऊपर तीर दर्शाना मतलब क्या होता है पता है? कि ये गैसीय अवस्था में मुक्त हो रहा है। देखिए अगर तीर कहीं आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, तो गैस मुक्त हो रहा है, ऐसा समझ लेने का। और वही वाला अगर तीर नीचे आया है ना, तो मान लेना कि वो अवक्षेप मतलब वो पदार्थ आपको प्राप्त हो रहा है। तो तीर का मतलब ध्यान में रखिए, ऊपर तीर जा रहा है तो गैस मुक्त हो रहा है, अगर नीचे तीर आ रहा है तो क्या बोलने का? वहाँ पे आपको एक पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो ये वाला आपको रखना है ध्यान में। और यदि अभिक्रिया कारक और उत्पादित पानी के विलयन के रूप में हो, तो उन्हें जलीय विलयन कहते हैं। यानी कि अगर कोई पदार्थ पानी के जैसा प्राप्त हो रहा है, तो उसे देखिए AQ कहते हैं। AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स पानी के जैसा, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए जो बीच में आपको दर्शाया गया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए बाहर से ऊष्मा अगर दी जाती है, तो तब अभिक्रिया दर्शक पर देखिए तीर, ये वाला जो देखिए त्रिकोण के जैसा होता है, ट्रायंगल के जैसा। तो ये वाला क्या होता है पता है? ऊष्मा वाला। ध्यान में रखना है आपको। ये वाला जहाँ पे चिन्ह आया, तो ये क्या हो गया? मान लो आपका ऊष्मा वाला हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर से एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? पहले आपको शब्दों में दिया जाता है, उसे आपको बाद में चिन्हों में लिखना होता है। तीर के लेफ्ट साइड में दो भी रहता है, वो अभिकारक होता है। तीर के राइट साइड में उत्पाद होता है, ठीक है। गैस वाला पदार्थ हो तो G लिखेंगे, द्रव वाला होगा तो लिक्विड यल लिखेंगे, ठोस वाला रहेगा तो यस यानी कि सॉलिड लिखेंगे। गैस मुक्त हो रहा है तो तीर ऊपर दर्शाया जाएगा, कोई पदार्थ प्राप्त हो रहा है तो तीर नीचे दर्शाया जाएगा। अगर कोई पदार्थ पानी के विलयन के रूप में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। अगर किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जा रही है, तो उसके लिए ये ट्रायंगल के जैसा, ये कोण के जैसा मतलब त्रिकोण के जैसा वहाँ पे आपको एक सिंबल वहाँ पे दर्शाया जाएगा, जिसे आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण होते हैं, उसका लेखन जो है वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण, ये तो लिखने की प्रक्रिया हो गई है। अब इसके बाद में देखिए कभी कभी उत्प्रेरक, ठीक है, कभी कभी देखिए आपको उत्प्रेरक आता है। तो उत्प्रेरक होता क्या है, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। उत्प्रेरक को देखिए ऐसे सीधा सीधा लिखा जाता है, ऊपर उसका नीचे उसका मतलब जो नाम है, जो भी मतलब उत्प्रेरक को हम पहचानेंगे कैसे? उत्प्रेरक को डायरेक्ट उसके नाम के साथ में वहाँ पे लिखा जाता है। और ये बाकी सब देखिए आपको वनस्पति तेल मतलब लिक्विड है, H2 मतलब देखिए गैस है, जो वनस्पति घी बनाया देखिए इसमें S इस्तेमाल किया है, यानी कि सॉलिड, ठीक है। तो ये सब बाकी के उदाहरण हैं, जो सब इसमें लिक्विड, एक्वस, गैस, एक्वस, सॉलिड, वो उदाहरण के हिसाब से मतलब आपको समझाने के लिए वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो बाकी सब ये करके देखिए वगैरह सब आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल है, और जो 25% का जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्या है आपको उसमें कट कर देना है, ठीक है। सबसे मेन है फिर आपको 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए आपको जो है एक घटक पूछा जा सकता है,
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड जिसको बोलते हैं। दुकान में जगह आप जाते हैं, 1 किलो शक्कर होता है तो राइट साइड में 1 किलो का पत्थर होता है। तो जब तक पत्थर और शक्कर दोनों तराजू होता है ना, इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक हम शक्कर डालते रहते हैं, तो उसे हम इक्वल करते हैं। तो होता क्या है देखिए, यदि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या रासायनिक समीकरण के दोनों पक्ष में समान न हो तो ऐसे समीकरण को देखिए असंतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित कैसे करते हैं कि मतलब समीकरण के दोनों पक्ष में क्या होना चाहिए, वो उसके तत्व समान होने चाहिए। लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में 2 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर समीकरण असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जानकारी डायरेक्ट दी गई है, लेकिन अगर उसे हम हल करके देख लेते हैं तो हमें उसको जो है आसानी से हम लोग उसको समझ सकते हैं। इसलिए मैं जो है आपको हल करके बता दूंगा कि वो किस हिसाब से उसको हम हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो मैं आपको हल करके बता देता हूँ। इससे पहले अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, ये रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।